राजस्थान में पेपर आउट को लेकर कोई जांच चल रही है क्या, पता नहीं, मगर सरकार का ऐसा मानना है कि दोबारा परीक्षा हम करा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि जो बेरोजगार हैं, जिनकी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उनकी सारी शिकायतें हम जनवरी और फरवरी में जब सेकेंड ग्रेड टीचर की परीक्षा और रीट की परीक्षा कराएंगे तो खत्म हो जाएगी। कितनी आसानी से बोल गए शिक्षा मंत्री, काश इतनी आसानी से राजस्थान के बेरोजगार ये समझ पाते। मगर जब हमने पूछा कि आप शिक्षा मंत्री हैं, जांच के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है जांच के बारे में। तो समझ सकते हैं आप कि किस तरह से पुलिस जांच कर रही है कि सरकार को पता नहीं है कि जांच क्या हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि जांच क्या हो रही है। जांच ऐसी हो रही है कि आप भी हतप्रभ रह जाएंगे, ये कैसी जांच हो रही है। उदयपुर पुलिस जांच कर रही है क्योंकि राजस्थान में जयपुर में बैठे पुलिस के बड़े अधिकारी सक्षम नहीं है। उदयपुर पुलिस सक्षम है इस पेपर लीक की जांच को लेकर, और इतनी सक्षम है कि अचलपुर में मांगीलाल बिश्नोई जो सुरेश ढाका के पिता हैं, सरपंच हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थित सरपंच हैं, उनसे पूछताछ तक नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं, पूछताछ तक नहीं हुई है, जबकि आरोप लग रहा है कि वहीं घर पर पेपर पढ़ाए गए थे। तो समझा जा सकता है कि किसे बचाने की कोशिश हो रही है, कहां बचाने की कोशिश हो रही है, किसके मकान ढा रहे हो, किसके आंख में धूल झोंक रहे हो। करोड़ों का बंगला अगर बना है सुरेश ढाका का गांव में, तो पूछना चाहिए कि वो बंगला कैसे बना है, कहां से कमाई आई है। अगर सरपंच बने हैं तो वहां पर लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर समर्थन दिया था, और दोनों ही पार्टियां चुप क्यों है इस मसले पर, क्योंकि यह मसला छात्रों से जुड़ा है। जो राजनेता अब तक वोट बैंक छात्रों को नहीं मानते हुए आ रहे हैं, बेरोजगार एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं। अब देखिए कैसे काली कमाई के बारे में जब हमने सवाल पूछना शुरू किया तो तहसीलदार को पुलिस ने कहा है या कलेक्टर ने कहा है कि पता लगाओ कि कोई बेनामी संपत्ति है क्या सुरेश ढाका का। तो तहसीलदार का कहना है कि नहीं साहब, सारी संपत्तियां परिवार के दूसरे लोगों के नाम पर है। तो फिर जो नाम पर नहीं हो वही तो बेनामी है, और जो पैसे का स्रोत है, जहां से पैसा आया है और फिर वो किसी और के नाम पर, भले ही पिता हो या घरवाले हो, माँ हो, पत्नी हो, किसी के नाम पर खरीदी गई हो, पैसे के स्रोत से पता चलता है कि संपत्ति बेनामी है या नहीं है। मगर तहसीलदार बताएगा पुलिस को कि संपत्ति बेनामी है या नहीं है। आखिर क्यों अविचलपुर में ये जांच नहीं जा रही है? क्योंकि जब कहा जा रहा है कि जयपुर के बाद सारा काम वो गांव में ही करता था, सारी राजनीतिक सक्रियता गांव में ही रहती थी, किन किन नेताओं ने सपोर्ट किया था उसके पिता के सरपंच बनने में, परिवार जब वो गांव में रखता है तो फिर सारा खेल तो गांव में ही है। जो अधिगम कोचिंग जिस पर आपने बुलडोजर चला लिया, काश उसके मालिक को खोज लेते। भगवती कौन है मालिक? वो भगवती देवी हैं, भगवती प्रसाद हैं, किस गांव में रहते हैं, कम से कम उनको खोज लेते तो कुछ पता चलता। मगर अधिगम कोचिंग जहां चल रहा था, अनिल अग्रवाल की बिल्डिंग को ध्वस्त करके अब भूपेंद्र सहारण के घर पहुंच गए हैं, और भूपेंद्र सहारण के बारे में कहा जा रहा है कि जल्दी ही वो आत्मसमर्पण कर सकता है पुलिस के सामने। ये बड़ी खबर आई है कि इस तरह से बात की जा रही है। ये खबर पता नहीं कहां से आई है, मगर तेजी के साथ ये फैली है कि किसी भी वक्त भूपेंद्र सहारण कभी भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी बचने के कई रास्ते हैं, या फिर बेनामी संपत्तियों को बचाने का एक यही रास्ता है, या फिर सरकार को फज्जे से बचाने का एक यही रास्ता है। मगर उसके बाद जो बड़ा सवाल है, आरपीएससी से पेपर कैसे उसके पास पहुंचा था, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसके नाम का पता लग गया है, और जल्दी ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसका खुलासा करेंगे कि वो कौन व्यक्ति था जो आरपीएससी से पेपर निकाल कर इन्हें दिया था। मगर पुलिस ने आरपीएससी में अभी तक उनके चेयरमैन से पूछताछ नहीं किया, ना ही पूछताछ के लिए उदयपुर बुलाया है। यह बड़ी बात है, इसीलिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि यह जांच कैसे हो रही है। भूपेंद्र सहारण अब तक कैसे बचता आ रहा था,
क्या एसओजी में काम करने वाले किसी पुलिस के साथ, पुलिसकर्मी या अधिकारी के साथ उसकी मिली भगत थी? कोई एसओजी का पुलिसकर्मी या अधिकारी उसके घर पे आता जाता था? जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो इसकी जांच में क्या हुआ? सरकार कुछ बोलती ही नहीं, एसओजी कुछ बोलती ही नहीं कि जब 2-3 परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले में भूपेंद्र सहारण का नाम आ चुका था तो उसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही थी? उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था? वो जेल के अंदर क्यों नहीं गया था? और जब परीक्षा हो रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया है कि यह परीक्षा हो रही है तो एसओजी इस पर निगाह रखेगी, तो फिर भूपेंद्र सहारण पर निगाह क्यों नहीं रखा गया था? मगर बड़ा सवाल है कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण के आका कौन हैं? जब वो भागे हैं तो किस गाड़ी में भागे हैं और भगाने में किसे मदद की है? क्या उनके घर के सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए हैं? क्या जितने भी हाईवेज हैं, टोल बूथ के सीसीटीवी फुटेज उस सुबह के तलाशे गए हैं ताकि पता चल सके किस दिशा में गया था? मैं बार बार यही सवाल उठा रहा हूं कि पुलिस को जब पता करना होता है तो पता कर लेती है, मगर इस बारे में क्या पता करना भी है? अब बताइए, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में बिल्डिंग तोड़ रही है, मगर जहां पर भूपेंद्र सहारण का करोड़ों का बंगला उसके गांव में है, सुरेश ढाका का करोड़ों का बंगला उसके गांव में है, तो फिर वहां पर उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? क्यों नहीं बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है? जालोर पुलिस को उदयपुर पुलिस ने कहा और जालोर पुलिस सुरेश ढाका के घर पे आई, पिता सरपंच मांगीलाल बिश्नोई से कोई पूछताछ नहीं की, केवल सुरेश ढाका को खोजने गई थी। आप समझिए, जिस पेपर लीक को लेकर राजस्थान भर में इतना हंगामा मचा हुआ है, उसकी जांच कितनी ढीली हो रही है और कितने गलत तरीके से की जा रही है। जांच का परिणाम न कल आएगा। यही सारे सवाल हम उठा रहे हैं कि कब तक बेरोजगारों की आंख में धूल ये सरकार, पुलिस झोंकती आएगी। अब कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, जब उनसे पूछा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा के समय जो पेपर लीक हुए थे उसके बारे में कोई जानकारी है आपको कि उसका क्या हुआ? कम से कम अभी का नहीं है, पहले का तो बता दो, रीट का। उन्होंने कहा उस बारे में हमें कोई पता नहीं है। ऐसे भोले भाले राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता है और पुलिस है कि पता करना नहीं चाहती है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं कि बार बार यही कहते हैं कि पेपर लीक होता रहा है, पेपर लीक जो हुआ है उसमें दोषियों को पकड़ेंगे, सजा दिलवाएंगे। अरे होता रहा है क्या? होता रहेगा। जब भी पूछो कह देते हैं बीजेपी के कार्यकाल में भी हुआ था, मगर मैंने कल भी कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई तो गंगा निकलनी चाहिए जिसमें राजस्थान के बेरोजगार और छात्र डुबकी लगाकर कहें कि हाँ, हम पवित्र हो गए, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पवित्र हो गई। मगर यहां से कोई राह दिखती नहीं है, क्योंकि ये जांच जिस तरीके से हो रही है, एसओजी ने इस मसले पर कुछ भी अब तक नहीं किया है, जबकि रोज रोज अखबारों में, न्यूज़पेपर में ये खबर आ रही है कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण दूसरे पेपर लीक मामलों में भी सक्रिय थे। जिन नेताओं से संपर्क में थे, क्या इनके कॉल डिटेल निकाल कर उन लोगों से पूछताछ की गई? क्या उन्हें हिरासत में लिया गया है? क्या जब तक घर वालों को हिरासत में लिया जाएगा तब तक सबूत सारे खत्म हो जाएंगे, या क्या पता फिर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? इसीलिए हम ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आप अगर यह समझ रहे हैं कि 29 जनवरी के पेपर होने के बाद सब बेरोजगार भूल जाएंगे, तो यह समझिए बेरोजगार यह मानकर चल रहे हैं कि 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच जितनी भी परीक्षाएं हुई है सेकेंड ग्रेड टीचर की, वो पेपर लीक हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से पेपर माफिया पकड़े गए हैं, उन्हें लगता है कि संदेह के घेरे में सारी परीक्षाएं हैं। इसे लेकर अभी तक आरपीएससी कुछ भी नहीं बोल रही है। कम से कम आरपीएससी को बोलना चाहिए, कम से कम राजस्थान सरकार को इस बारे में आकर कहना चाहिए कि वो पेपर आउट नहीं हुए हैं और हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं। उदयपुर पुलिस भी इस तरह की बात नहीं कह रही है, क्योंकि बार बार जब संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि आखिर एक ही पेपर उन तक कैसे पहुंचा था, तो क्या अब सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण गिरफ्तार होकर बताएंगे कि हाँ, हमने एक ही पेपर लिया था और बाकी पेपर नहीं लिया था? सरकार इतना छुपा रही है कि बेरोजगारों के अंदर एक गुस्सा बढ़ता जा रहा है और सरकार को लगता है कि चुनावी साल में हमारी योजनाएं इस नाकामी को ढक देगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये नाकाफी होगा, क्योंकि राजस्थान के बेरोजगार
सरकार के जांच करने के तरीके को देख रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि रीट मामले में जिस तरह से सभी लोग गिरफ्तार हुए और सभी जमानत पर बाहर हो गए, यही हाल इस टीचर परीक्षा में भी हो सेकेंड लेवल के, कि गिरफ्तार हों या छूट जाएं। जिस तरह से खबर आ रही है कि हो सकता है कि आरोपी आत्मसमर्पण कर दें, उसके बारे में भी पुलिस को चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं कानून का सहारा लेकर वो बच न जाएं। जो कठोर कानून सरकार ने बनाए हैं वो कानून कैसे लागू हों, इसके बारे में सरकार को कम से कम इस पेपर लीक में लागू करना चाहिए, भले ही रीट में उसने लागू नहीं किया। रीट परीक्षा को लेकर अभी तक बेरोजगार गुस्से से उबल ही रहे थे कि दूसरा पेपर भी लीक हो गया और सरकार कह रही है कि चुनावी साल में इतनी अच्छी परीक्षा कराएंगे कि सब बेरोजगार भूल जाएंगे। मगर मेरा सवाल फिर वही है कि इनके राजनीतिक आका कौन हैं? जब अचलपुर गांव में 20 परिवार ही विश्नोई का है तो फिर यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई जातिगत आधार है या फिर विश्नोई जाति के लोग किसी अपराधी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उसका पिता सरपंच बना है कांग्रेस और बीजेपी की मदद से। इसीलिए इसे जाति की लड़ाई नहीं माननी चाहिए, यह अपराधी की लड़ाई है। कम से कम इसे भटकाना नहीं चाहिए किसी जाति या किसी इलाके का गैंग बताकर, क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मुख्य अपराधी कहीं आरपीएससी में तो नहीं बैठा है, क्योंकि जब तक वहां से पेपर आउट नहीं होगा किसी भी अपराधी के पास नहीं जा सकता है। और जिसे सरकार कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो लालची लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं कहा जा सकता। गिरफ्तार 3 कैरेक्टर होंगे तभी होगा, भूपेंद्र सहारण, सुरेश ढाका और आरपीएससी से या फिर प्रिंटिंग प्रेस से, जहां से भी उसके हाथ में पेपर पहुंचा है वो पेपर देने वाला होगा। इस बारे में हम पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे, जैसे ही हमारे पास कोई खबर आएगी हम पहुंचाते रहेंगे। अफसोस की बात यह है कि पुलिस अभी तक इस जांच को लेकर कुछ कह ही नहीं पा रही है कि इन दोनों के बारे में कोई सुराग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर आरपीएससी से कैसे पेपर निकला था इस बारे में हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन जांच के तरीके को हमने आपको बताया कि जांच का तरीका इतना ढीला है कि आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मगर फिर भी इस नाउमीदी के बीच भी हम लगातार सरकार के दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे कि आप सच बताइए। सच राजस्थान की जनता जानना चाहती है, क्योंकि कह रही है कि बहुत हो चुका, अब बंद करो। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार, राजस्थान तक के लिए।